का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13, हम बीमार क्यों होते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो क्लास में स्टार्ट कर दिया था। और इस चैप्टर में बच्चों हम लोग ने पढ़ा था कि स्वास्थ्य जो है उसका क्या महत्व है, स्वास्थ्य शब्द से क्या तात्पर्य है, साथ ही व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं कौन कौन सी हैं और क्या ये दोनों ही जो है स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। साथ ही जो 5 एफ्स हैं उनको क्या करना चाहिए उसको भी हमने अच्छे से जाना था। तो यहाँ तक हम इसके पहले की वीडियो क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है बच्चों वीडियो तो चैनल की प्लेलिस्ट पे ही जाइएगा, क्लास 9 साइंस की प्लेलिस्ट है उस पर डले हुए हैं, उसको देखिए, समझिए चैप्टर को, फिर इसके बाद आगे बढ़िए। तो यहाँ पर देखिए आज हमें पढ़ना है कि जो स्वस्थ रहने तथा रोग मुक्त में क्या अंतर है। तो यहाँ पर साथ ही रोग तथा इसके क्या कारण है, रोग किस तरीके से हमें पता चलता है कि हम रोगी हो गए हैं, दिखाई देता है, ये सब हमें आज पढ़ना है। तो स्वस्थ रहने से क्या तात्पर्य हुआ, यानी जो बीमारी है, रोग, उसका क्या मतलब होता है। रोग को इंग्लिश में बोलते हैं डिसीज़। यहाँ पर बच्चों ये सामने आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर डिसबेस करके लिखा हुआ, तो वो गलत है, डिसीज़ है ना। तो जो रोग का मतलब होता है कि जिसका इंग्लिश में अगर हम कहा जाए तो उसको कहते हैं बाधित डिसीज़, और उसका अगर परिभाषित करें तो उसका मतलब है बाधित आराम। यानी कि हमारे जो नॉर्मल दैनिक दिनचर्या है, जो हमारा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से हम कार्य करने में सक्षम है, उसमें कुछ ना कुछ असुविधा होना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हो गया हमारा जो रोग है उससे तात्पर्य। अब यहाँ पर किसी विशेष रोग के होने पर भी आप जो है अस्वस्थ हो सकते हैं। केवल कोई रोग ना होने का अर्थ यह नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। अब ये मान लीजिए आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अस्वस्थ हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप कोई डांसर हैं या नर्तक हैं, तो अच्छा स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य हो गया कि आप जो है बहुत अच्छी अच्छी जो मुद्राएं हैं वो अपने शरीर को उस तरीके से विषम परिस्थिति में भी जो है उस तरीके की मुद्राएं आप बना सके। कोई मान लीजिए संगीतकार है तो वो लंबा सांस ले सके, जिससे बांसुरी में जो है वो अपने स्वरों को नियंत्रित कर सके। तो ये चीज़ें जो हैं वो उसके लिए ज़रूरी हैं। तो विशिष्ट क्षमता को प्राप्त करने का अवसर भी जो है वास्तविक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। इसी प्रकार हम किसी रोग के लक्षणों की अभिव्यक्ति के बिना भी अस्वस्थ हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास कोई रोग नहीं दिख रहे हैं तो उसका मतलब हम स्वस्थ हैं, या लक्षण नहीं दिख रहे हैं कि उसके बिना भी हम जो है अस्वस्थ हो सकते हैं। लक्षण नहीं दिख रहे हैं तब भी हम अस्वस्थ हो सकते हैं बच्चों। तो रोग के विषय में सोचते समय हम सिर्फ अपने बारे में ही विचार करते हैं, सोचते हैं कि हाँ ये जो बीमारी, जो भी रोग सोच रहे हैं वो केवल हम सोचते हैं कि हम अपने लिए उसको देखते हैं कि क्या ये हमारे लिए सही है, या अगर ऐसी स्थिति दिख रही तो हम बीमार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रोग और इसके कारक की बात करें अगर हम, तो रोग जो है वो, जो भी रोग है हमें कैसे पता चलेगा कि हम रोगी हो गए हैं। तो जो हमारा शरीर बच्चों है वो विभिन्न प्रकार के ऊतकों से मिलकर के बना होता है, और ऊतक जो होते हैं हमारे शरीर के क्रियात्मक तंत्र अथवा अंग तंत्रों को बनाते हैं। यानी हमारे शरीर में काम करने के लिए, अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग तंत्र होता है। जैसे कि अगर हम बात करें पाचन की, यानी भोजन अगर हमारे शरीर में पच रहा है तो उसके लिए पाचन तंत्र होता है। अमाशय, आंत वगैरह जो होते हैं ये उसके भाग होते हैं, और जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाते हैं। इसी तरीके से बच्चों हमारे शरीर को हमारे शरीर में एक पेशी कंकाल तंत्र होता है। तो एक पेशी कंकाल तंत्र जो है पेशियों और अस्थियों से मिलकर के बना होता है, और ये बच्चों हमारे शरीर को संभाल करके रखता है कि हाँ हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, हम सीधे खड़े हों ना, हमारे शरीर को गति करने में भी सहायता कर सकता है। तो वो कंकाल तंत्र के कारण ही संभव है। ठीक है, यानी वो स्ट्रक्चर हमारे शरीर को कंकाल तंत्र ही देता है। अब इसी तरीके से बच्चों एक श्वसन तंत्र भी, उसमें सांस से संबंधित जो है चीज़ें रहती हैं, श्वसन अंग रहते हैं जिसके द्वारा हम फेफड़े में सांस वगैरह लेते हैं, तो वो उसके लिए अलग अंग तंत्र है। तो जब भी कोई रोग होता है बच्चों, जब भी मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई रोग है, तो क्या होता है कि हमें कुछ ना कुछ हमें परेशानी होती है, कुछ ना कुछ खराबी दिखाई देती है, और वो बदलाव के लक्षण जब हमें दिखते हैं तो हमें लगता है जो है हम बीमार हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा बच्चों, सिर दर्द हो रहा है, खांसी आ रही है, दस्त लग रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे शरीर में जो खराबी के संकेत होते हैं। और अभी ये पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए आपका सिर दर्द कर रहा है, ठीक है, खांसी आ रही है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि सिर दर्द कर रहा है। तो अब सिर दर्द कई कारण से कर सकता है। तो अब यहाँ पर रोग
तो हमें पता नहीं, लेकिन हेडेक हो रहा है, हेडेक आपका रात में नींद अच्छे से पूरी ना होने पे भी हो सकता है, परीक्षा की टेंशन या किसी टेंशन के कारण भी आपका सिर दर्द कर सकता है, गैस वगैरह बन जाती है बच्चों तो कभी कभी उसके कारण भी सिर दर्द कर सकता है। तो इस प्रकार से कई कारण हो सकते हैं। अब इन कारणों को पता, सिर दर्द, लेकिन अगर सिर दर्द हो रहा है तो आपको ये समझ में आएगा हाँ हमारे शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों आप देखते होंगे टेस्ट कराते हैं। आपने देखा होगा कि सीटी स्कैन करवाना या और भी दूसरी चीज़ें, एक्सरे करवाना, या खून की जांच हो गया, पेशाब की जांच हो गई, या इस तरीके से अलग अलग चीज़ों की जांच करवाते हैं ताकि जो हमें बीमारी पता चल सके। तो इस प्रकार से वो परीक्षण करके बीमारियों का पता करते हैं और उसके बाद फिर उसका इलाज करते हैं। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं तीव्र यानी जिसको बोला जाए प्रचंड और दीर्घकालिक रोग के बारे में, ठीक है। तो तीव्र रोग और दीर्घकालिक रोग जो हो गए, तो तीव्र रोग यानी जो जल्दी से होते हैं और जल्दी होने के बाद जल्दी ही ठीक हो जाते हैं, ऐसे रोग क्या कहलाएंगे? तीव्र रोग कहलाएंगे बच्चों, ठीक है। और अब आप बताइए कौन कौन से रोग ऐसे हो सकते हैं जो हमें जल्दी होते हैं और जल्दी से हम उससे मुक्त भी हो जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा बच्चों, सर्दी हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया ना, और बुखार हो गया, ये सब कभी कभी ऐसा होता है कि ये सब तीव्र रोग होते हैं, आपको तुरंत होंगे और उसके बाद फिर वो कुछ दिनों बाद जो है, हफ्ते भर बाद जो है वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ रोग ऐसे रोग जो ये जल्दी ठीक हो जाते हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगे बच्चों? तीव्र रोग कहलाएंगे, ठीक है। और ये बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं। मगर जो दीर्घकालिक रोग होते हैं वो लंबी अवधि तक जो है ये रोग रहते हैं, अथवा कई बार ऐसा होता है वो जीवन पर्यंत ही रहते हैं। एक बार हो गया वो रोग तो हमेशा के लिए हो जाता है और हमें हमेशा उसकी दवाई खानी पड़ती है। तो ऐसे रोगों को क्या कहा जाता है? जो जीवन पर्यंत या लंबी अवधि के लिए रहते हैं, ऐसे रोगों को बच्चों दीर्घकालिक रोग कहा जाता है। अब जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को हाथी पाँव हो गया, फील पाँव जिसको कहा जाता है, तो वो हो गया तो वो हमेशा रहेगा। या कई ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे डायबिटीज़ हो गया और वो हाई बीपी हो गया, ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो लंबी अवधि तक रहती, जीवन पर्यंत रहती हैं। थायराइड वगैरह हो गया, तो ये जो है दीर्घकालिक रोग हो गए। तो आपको दीर्घकालिक और तीव्र रोगों में अंतर समझ में आ गया बच्चों कि क्या होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसका अंतर भी लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो और जब भी बच्चों कम समय के लिए रोग होता है, जैसे खांसी जुकाम वगैरह होता है, तो लगभग 1 सप्ताह में ठीक हो जाता है, हमारे स्वास्थ्य पर कोई कुप्रभाव भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन दीर्घकालिक रोग रहते हैं तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे करके हमारी बॉडी जो है वो धीरे धीरे डैमेज होती है, उसका हमारा वज़न कम हो जाएगा, हमेशा थकान महसूस होती रहेगी, हमेशा जो है हम बीमार अपने आप को महसूस करते रहते हैं, ठीक है। तो लेकिन दीर्घकालिक रोग उसका मतलब हुआ कि वो हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक होते हैं तीव्र रोगों की तुलना में। तीव्र रोग तो तुरंत आए, कुछ दिनों बाद हम ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, लेकिन दीर्घकालिक रोग जो रहते हैं वो लंबे समय तक हमको प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दीर्घकालिक रोग तथा स्वस्थता पॉइंट, दीर्घकालिक रोग तथा अस्वस्थता। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट में ये बताया गया बच्चों कि जो तीव्र रोगों के हमारे स्वास्थ्य पर भिन्न भिन्न प्रभाव होते हैं, और कोई भी रोग जो हमारे शरीर के किसी भी भाग के कारक को प्रभावित करता है तो वो हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, ठीक है। क्योंकि स्वास्थ्य के लिए शरीर के सभी अंगों का समुचित रूप से कार्य करना जो होता है वो आवश्यक होता है। तीव्र रोग जो होते हैं वो बहुत कम समय तक रहते हैं, ठीक है, उससे स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव डालने का उनको समय ही नहीं मिल पाता है, तो वो ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। लेकिन जो दीर्घकालिक रोग होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको दीर्घकालिक रोग हुआ है तो क्या होगा? तीव्र रोग अगर मान लीजिए हुआ है तो कुछ दिनों के लिए ही केवल विद्यालय नहीं जा सकते हैं। तो अगर लेकिन दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हैं तो फिर तब उसमें जो है हमारा शरीर ही अच्छे से साथ नहीं देगा, हम हमेशा बीमार महसूस करेंगे, तो पढ़ाई को भी समझने में आपको कठिनाई होगी, सीखने में जो है काफ़ी समय लगेगा आपको, और अस्वस्थ महसूस हमेशा करते रहेंगे। तो इस प्रकार से जो है दीर्घकालिक रोग जो होते हैं तीव्र रोगों की अपेक्षा लोगों के स्वास्थ्य पर लंबे समय तक विपरीत प्रभाव जो है वो रखते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं रोग के कारक, यानी रोग जो है वो क्यों होता है, क्या कारण है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा उसको लूज़ मोशन हो रहे हैं, तो लूज़ मोशन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसमें उसके पेट में जो है वो क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया,
ठीक है। तो अब ये होता है प्रश्न कि संक्रमण जो है वो आखिर आता कहाँ से है। तो या तो उसने गंदा पानी पिया होगा, दूषित पानी पी लिया होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी कई बार आपने देखा होगा बच्चों की वही पानी या वही खाना जो है एक ही बच्चे ने, मतलब कई बच्चों ने खाया लेकिन बीमार केवल एक ही बच्चा हुआ, तो दूसरे बच्चे बीमार नहीं हुए या दूसरे बच्चों को दस्त वगैरह नहीं लगा। तो इसका कारण ये भी हो सकता है बच्चों कि जो बच्चा बीमार हुआ है उसका स्वास्थ्य थोड़ा सा अच्छा ना हो और संक्रमण के सब चपेट में आया और उसको जल्दी उसको उसके लक्षण दिखने लगे, ठीक है। उसको झेल नहीं पाया, इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग नहीं थी, तो इसके कारण जो है वो ऐसा होता है, ठीक। तो यहाँ पर बच्चा जो है स्वस्थ क्यों नहीं है, अब ये बात आई। तो स्वस्थ क्यों, कैसे नहीं कह सकते हम कि वो बच्चा स्वस्थ नहीं है। तो उसका पोषण, इसका मतलब है सही तरीके से नहीं हुआ है, उसको उसमें उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ कमी है, पर्याप्त भोजन नहीं मिला है, ठीक है। तो पर्याप्त भोजन ना होना भी जो है वो रोग का दूसरा कारण है। बच्चा अगर पर्याप्त भोजन नहीं पाता है तो क्यों नहीं पाता है, कई बार ऐसा होता है कि भाई क्यों नहीं उसको पर्याप्त भोजन मिला। तो ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे के माता पिता जो है गरीब हैं, तो उसके कारण उसको पर्याप्त मात्रा में आवश्यक पोषण वाली चीज़ें नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं, तो इस तरीके से भी होता है। और ये भी हो सकता है बच्चों कि आनुवांशिक रूप से भिन्न हो, उसकी DNA वगैरह में जो जेनेटिक में रूप से जो है वो दूसरे बच्चों से भिन्न हो, जो रोग कारक के संपर्क में आने पर पहले दस्त से प्रभावित हो जाता है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क्या कहते हैं, ये भी रोग के कारण में जो है ये चीज़ें जो होती हैं वो सहयोगी बनती हैं। साफ़ पानी जो है हो सकता है उसको ना उपलब्ध हो, साफ़ पानी ना हो मिल पा रहा हो, ठीक है, इसके कारण जो है वो बीमारी हो उसको हो रही हो। तो यहाँ पर्याप्त पोषण ना मिलने के कारण पहला पॉइंट है आपका कि बच्चा बीमार हो सकता है। दूसरा कारण है आनुवांशिक रूप से जो है वो थोड़ा सा जो है भिन्न हो, तो जिसके कारण जो है वो संपर्क में आने पर जल्दी बीमार हो पा रहा हो। तीसरा कारण क्या है, साफ़ पानी अगर उपलब्ध नहीं है बच्चों तो वहाँ पर जो है तब भी वो बीमार हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है ये कारक जो होते हैं वो रोग के कारण है। इसके कारण से जो है कोई व्यक्ति जो है वो रोगी हो सकता है। तो कुछ बच्चों ऐसे भी होते हैं। यहाँ पर अब हम बात करते हैं संक्रामक तथा असंक्रामक कारक की। संक्रामक से तात्पर्य हो गया बच्चों कि जो संक्रमण करके फैलते हैं, यानी संक्रमण करके फैलते हैं यानी कि एक दूसरे से संपर्क में आने पर जो है वो फैलते जाते हैं। तो ऐसे कारक जो रहेंगे वो संक्रामक हो जाएंगे। असंक्रामक मतलब हो गया कि जो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, वो ऐसे कारक जो होंगे असंक्रामक कारक कहलाएंगे बच्चों। तो जो समुदाय, जैसे मान लीजिए जो सूक्ष्म जीव वगैरह हैं, तो सूक्ष्म जीवों के कारण जो है जो तत्कालिक कारक जो हो के रूप में ये काम करते हैं और तुरंत जो है वो एक समुदाय में, पूरे समुदाय, एक को हुआ दूसरे को हुआ। जैसे मान लीजिए आपको सर्दी जुकाम हुआ है या अभी कोविड था, तो एक को होता था तो दूसरे को संपर्क में आने के कारण हो जाता था। तो ऐसे कारक जो रहेंगे, उसके जो कारक होंगे, ठीक है, तो वो संक्रामक कारक होंगे। और ऐसे रोग भी संक्रामक रोग कहलाते हैं, ठीक है। तो जो तुरंत जो है एक से दूसरे में करके फैलते जाते, ट्रांसफर होते जाते हैं, तो संक्रामक कारक हो जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन जो असंक्रामक कारक होते हैं तो वो जो होते हैं वो दूसरे से संक्रामक कारकों से भिन्न होते हैं। तो ये जो है इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कैंसर वगैरह की अगर हम बात करें बच्चों, तो आनुवांशिक असामान्यता के कारण जो है ये होता है। उच्च रक्तचाप, अगर मान लीजिए किसी को हाई BP है, तो वज़न अधिक है, व्यायाम नहीं कर रहा है, तो उसको ये हो सकता है। और डायबिटीज़ वगैरह, कई बार वो अपने जैसे बोलते हैं ना, माँ बाप को अगर है आपको, तो होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये जो हैं वो ऐसी जो बीमारियाँ होती हैं वो क्या कहलाती है, असंक्रामक कारक के कारण होती हैं या असंक्रामक बीमारियाँ कहलाती हैं, यानी ट्रांसफ़र नहीं होती कि अगर आपके पड़ोस में अगर किसी को ऐसा है, हाई BP है, तो आपको भी हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं असंक्रामक कारक होते हैं, ठीक। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे, और जिसमें हम संक्रामक रोग वगैरह के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक। तो अगर आपको बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिले। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।